हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का एक एग्ज़ाम होता है जिसको प्री डीएलएड भी कहा जाता है। उस एग्ज़ाम के लिए 50 टॉप प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों में आज आपको कुछ अलग दिखाई देगा। आज कुछ अलग क्या दिखाई देगा तो वो आपको पता चलेगा पूरी क्लास को देखने पर। हालांकि बता देता हूं मैं आपको कि आज की इस क्लास में सभी सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न होंगे। सभी सब्जेक्ट के मतलब जीके के अंदर आने वाले सभी सब्जेक्ट के, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, इनके सभी के मिक्स प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, बीच में कहीं छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा। बिना आपका टाइम खराब किए हुए बढ़ते हैं आगे और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और क्लास को कर दीजिए लाइक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो आर्य सभ्यता कहाँ है? सबसे पहले बात करते हैं आर्य सभ्यता की। तो आर्य सभ्यता कहाँ है? कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर में कहाँ है? उदयपुर में कौन सी नदी के किनारे है? तो इस नदी का दो नाम है, आयड़ और इसी को कहते हैं बेड़च। तो इस नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। सबसे पहले बात करें तो 1953 में इसका उत्खनन किया गया अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इसके द्वारा अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1956 में इसका उत्खनन किया गया आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और 1961-62 में इसका उत्खनन कार्य किया गया एच.डी. सांकलिया के द्वारा। इसके द्वारा एच.डी. सांकलिया के द्वारा। तो सबसे पहले उत्खनन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है। राजस्थान यूनियन के गठन हेतु राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? यानी कि एक यूनियन बनानी थी और उस यूनियन का नाम है राजस्थान यूनियन। इसका गठन कौन करना चाहता था? जिसने गुजरात, मालवा और राजस्थान के राजाओं को इकट्ठा किया और एक सम्मेलन किया। तो वो है आपके मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। कौन है? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा राजस्थान में सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। और कब बुलाया गया था? ये बुलाया गया था 1946 में। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो महाराजा यानी कि महाराणा भूपाल सिंह हैं, ये राजपुताना के महाराज प्रमुख भी थे। क्या थे? महाराज प्रमुख। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा? राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख गोसुंडी, बिजोलिया, हर्षनाथ, बड़ली। तो बताइए, देखें। तो सबसे पहले आपके सामने चार ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से आपको बताना सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख है बड़ली का लेख। कौन सा है? बड़ली का लेख, जो कि कहाँ से मिला है? अजमेर से मिला है। अजमेर के पास ही एक स्थान है बड़ली, वहीं से ये मिला है। और इसकी लिपि की अगर बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि? इसकी लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इस शिलालेख की खोज किसने की? तो इस शिलालेख की खोज की बात करें तो जी.एच. ओझा। किसने? जी.एच. ओझा ने इसकी खोज की, मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा ये खोजा गया। वर्तमान में ये कहाँ पर रखा गया है? वर्तमान में ये रखा गया है मैगजीन फोर्ट में। और मैगजीन फोर्ट कहाँ है? अजमेर। अगला है, रूपा जी कृपा जी का संबंध किस घटना से? रूपा जी
और कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ का नाम आपने सुना होगा। इनका संबंध किस घटना से है? तो आपको याद रखना है 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 को एक घटना घटित हुई जिसको कहा जाता है गोविंदपुरा हत्याकांड। क्या कहा जाता है? गोविंदपुरा हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें रूपा जी और कृपा जी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोविंदगिरी का संबंध है। गोविंदगिरी, गोविंदगिरी की अगर बात करें तो किस परिवार से? इसका परिवार है सारे ही ऑप्शन में। तो गोविंदगिरी, गोविंदगिरी का नाम आपने सुना होगा, गोविंदगिरी। गोविंदगिरी का जन्म कहाँ हुआ? बांसिया गांव। इसकी बात कर रहे हैं, जन्म की बात कर रहे हैं। तो बांसिया गांव डूंगरपुर में गोविंदगिरी का जन्म हुआ था। और किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार। बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संप सभा, कौन सी सभा? संप सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1883। किसके द्वारा? अभी जिसकी बात कर रहे थे, गोविंद गिरी के द्वारा। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्रथम जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? क्या कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? तो ये हुआ था 1903 में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंदगिरी, सी ऑप्शन। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए देखें। तो बलवंत सिंह मेहता, ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। भूरेलाल बयां हैं, ये क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष। क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगीत राज ग्रंथ की रचना किसने की? संगीत राज ग्रंथ। तो संगीत राज ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना की गई थी, ये एक महत्वपूर्ण संगीत से संबंधित ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। और महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? रागेश्वरी थी। ये संगीत की विद्वान थी, इसीलिए इसको रागेश्वरी कहा जाता था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने खंडों में विभक्त? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। संगीत राज कितने भागों में बंटा हुआ है, कितने खंडों में विभक्त है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से खंड है? 5 खंड इसमें है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको कहते हैं? राणा जोधा, राणा उदय सिंह और राव चंद्रसेन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतापी, मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ है महाराणा प्रताप। इसी प्रकार मारवाड़ का एक प्रतापी शासक हुआ करता था जिसका नाम है राव चंद्रसेन। क्या नाम है? राव चंद्रसेन है। इसको मेवाड़ का महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक और इसी को कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी भी इसको कहा जाता है। किसको? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसे मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे इसको कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है, जिसने मुगलों की अधीनता जीते जी स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य बारह कोटड़ी के नाम से जाना जाता था? कौन सा राज्य है वो बारह कोटड़ी के नाम से जाना जाता था? बताइए।
तो पृथ्वीराज कछवाहा, नाम सुना होगा, पृथ्वीराज कछवाहा। तो पृथ्वीराज कछवाहा एक आमेर का शासक हुआ करता था, जिसने अपने राज्य को क्या किया, 12 भागों में बांट, कितने भागों में, 12 भागों में बांट दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 12 कोटड़ी हो गया। तो 12 भागों में बांट दिया, तो ये क्या कहलाया, 12 कोटड़ी कहलाया। 12 कोटड़ी कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है आमेर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहारों को माना जाता है, मंडोर के प्रतिहार कौन है, मंडोर के प्रतिहार कौन है। तो मंडोर के प्रतिहारों के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है कि मंडोर के प्रतिहार कौन थे, क्षत्रिय थे। कौन थे, क्षत्रिय। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया, अग्निकुंड सिद्धांत, चालुक्य, चौहान, परमार, प्रतिहार, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, और इसका उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो, रासो ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि गुरु वशिष्ठ के अग्नि कुंड से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, और इनमें कौन कौन थे, 4 थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो यहां पर आपके पता होना चाहिए कि ये ग्रंथ किसका है, तो ये ग्रंथ है चंद्रबरदाई का। इसका है, चंद्रबरदाई का है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने इनको विदेशी माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, लोक देवता वाली क्लास में मैंने ये करवाया आपको। तो लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, तो महीना आपको ध्यान में रखना है। एक तो भाद्रपद, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी, कौन सी, शुक्ला एकादशी है। इस दिन रुणीचा नामक स्थान पर, रुणीचा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर, रुणीचा रामदेवरा में यहाँ पर समाधि ली गई। और समाधि किसके द्वारा ली गई, तो यहाँ पर रामदेव जी के, रामदेव जी की समाधि है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊब छठ का पर्व कब मनाया जाता है। वैसे प्रश्न मैंने आपको करवाए थे। ऊब छठ का पर्व कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऊब छठ का मतलब, इसमें दिन ढलने के बाद में खड़े रहते हैं जब तक चांद नहीं उगता है, और चांद उगने के बाद में इस व्रत को, आपके उपवास है वो खंडित किया जाता है या व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। कौन सी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, यानी कि छठ। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो आपको ध्यान में रखना है सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ है, अजमेर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है।
पहला ऑप्शन है परशुराम जी। ये परशुराम जी कौन है? तो ये परशुराम जी सलेमाबाद पीठ की स्थापना इन्होंने की थी। क्या किया था? जो सलेमाबाद है, सलेमाबाद पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम जी ने। और निम्बारक आचार्य ने क्या किया था? निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की। इनको कहा जाता है निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक। इनको कहा जाता है निम्बारक संप्रदाय के। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला है चित्रकार निहाल चंद का संबंध किस चित्र शैली से है? चित्र शैली वाली में करवाया मैंने, निहाल चंद। तो निहाल चंद का संबंध है किशनगढ़ चित्र शैली से। किससे है? किशनगढ़। निहाल चंद पूछा जाता है एग्जाम में सीधा सीधा, जैसा ये प्रश्न है वैसे का वैसा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। अगला बणी ठनी चित्र शैली। जो बणी ठनी चित्र है वो किस शैली का है? बणी ठनी चित्र किस शैली का है? तो अभी बात कर रहे थे अपन किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ शैली है, उसी का चित्रकार कौन है? निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। और इसी शैली का चित्र कौन सा है? बणी ठनी। अगला प्रश्न, पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जिले हैं वो पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है, जयपुर, सबसे ज्यादा जयपुर और अलवर। अगला प्रश्न, कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? सिर का आभूषण नहीं है। तो सिर का आभूषण कौन कौन सा? मेमंद होता है, सेरा होता है, देवड़ होता है। लेकिन जो केरू है ये किसका आभूषण है? ये गले का आभूषण है। किसका है? गले का। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रमुख काष्ठ महल कहाँ स्थित है? खेतड़ी महल आपने सुना होगा। खेतड़ी महल की छत काष्ठ की बनी है। जैसलमेर दुर्ग की छत काष्ठ की बनी है। लेकिन पूछा है काष्ठ महल कहाँ है, तो काष्ठ महल आपके कहाँ स्थित है? झालावाड़। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना। अगला है संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? संत पीपा जी के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, प्रश्नोत्तरी करवाई है। तो बताइए संत पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था? कड़वाराम इनके पिताजी थे। कड़वाराम कौन थे? पिताजी। प्रताप सिंह इनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था? प्रताप सिंह। संत पीपा की जन्मस्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है? जन्मस्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है गागरोन दुर्ग। शिवाना दुर्ग की बात करें तो इसको कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? बताइए। देख, जालोर दुर्ग, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? जलालाबाद। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। महर्षि जाबाली की क्रम भूमि होने के कारण जाबालीपुर। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित बड़ी देग किसके द्वारा भेंट की गई? वहां पर देग स्थित हैं, यानी कि बड़े बड़े पतीले स्थित हैं, जिसको देग कहा जाता है। तो बड़ी देग और एक है छोटी देग। तो बड़ी देग किसके द्वारा भेंट की गई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जहांगीर। तो जहांगीर ने
छोटी देग भेंट की थी और बड़ी देग किसने भेंट की थी? अकबर ने। ठीक है, तो आपका मुगल बादशाह अकबर ने भेंट की थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रावण हत्था वाद्य यंत्र को किससे बनाया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र का किससे बनाया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नारियल का। बाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अगला है, बाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो ये इनमें से कोई नहीं वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि किसका उपयोग किया जाता है? रावण हत्था। इसका रावण हत्था का। मरुद्वधा, अंतः सलीला, सागरमती आदि किस नदी के उपनाम हैं? इस नदी के अन्य नाम या उपनाम हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर। अजमेर से क्या होता है? उद्गम होता है इसका, जहां पर इसको सागरमती कहा जाता है। वैदिक साहित्य में इसको मरुद्वधा और कालिदास ने इसको अंतःसलीला। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? गिरल ताप विद्युत परियोजना। तो ये किस जिले में है? बाड़मेर। अगला है, निम्न में से कौन सी एक बकरी की नस्ल है? देखो, सारे प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। कौन सी एक बकरी की नस्ल है? जाफराबादी, सोनाड़ी, केरूपाल, परबतसरी। तो बकरी की नस्ल कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बकरी की नस्ल कौन सी है? परबतसरी। कौन सी? परबतसरी है वो बकरी की नस्ल है। डी ऑप्शन। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नस्ल है और एक तरफ पशु दिए हुए हैं। जाफराबादी नस्ल किसकी होती है? भैंस की होती है। सोनाड़ी नस्ल किसकी होती है? भेड़ की। केरूपाल नस्ल किसकी होती है? घोड़े की नहीं होती है, ऊंट की होती है। और राठी नस्ल किसकी होती है? गाय की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? मैंने भूगोल की जो क्लासें करवाई हैं उनको जरूर देख लीजिए एक बार, उसमें प्रश्न और थ्योरी दोनों है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान बिल्कुल करेक्ट होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति गंगा और जो यमुना के द्वारा मृदा लाई गई है उसी के जमाव से हुई है। तो गंगा का मैदान इसके संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की अगर बात करें, कौन सी स्टेपी तुल्य वनस्पति यहां पर पाई जाती है? अगला प्रश्न है, राजस्थान में बनास बेसिन में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बनास बेसिन कैसी मृदा पाई जाती है ये बताना है। तो बनास बेसिन में भूरी मृदा पाई जाती है। ये अरावली के पूर्वी भाग में बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती हैं और वहां पर अच्छी पैदावार होती है, उपजाऊ मृदा है, भूरी मृदा पाई जाती है बनास बेसिन। अगला है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, किन क्षेत्रों में पाया जाता है? उन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, ये आपको छांटना है। तो झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा कहाँ है? तो झामर कोटड़ा आपके उदयपुर, बीरमानिया और लाठी क्षेत्र जैसलमेर में।
जामरकोटला, उदयपुर। इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? रॉक फॉस्फेट पाए जाते हैं। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉक फॉस्फेट उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो रॉक फॉस्फेट उत्पादन की अगर बात करें तो पहला स्थान है, उत्पादन में पहला स्थान है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और सर्वाधिक भंडार पूछ ले तो सर्वाधिक भंडार कहाँ है? झारखंड में। अगला, लिंगानुपात से क्या मतलब है? तात्पर्य क्या है? लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी? अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? यानी कि राजस्थान में 1000 पुरुषों के तुलना में कितनी महिलाएं हैं? 928 है। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान ओवरऑल कितना है? 928। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 994 है। और वो किसका है? वो है आपके डूंगरपुर का। और सबसे कम वाला पूछे तो वो है धौलपुर। ये है न्यूनतम और ये है सर्वाधिक। न्यूनतम किसका? धौलपुर का। कितना है? 846। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला, किस अभ्यारण्य में चित्तल की मातृभूमि स्थित है? किस अभ्यारण्य में चित्तल की मातृभूमि स्थित है? बताइए देखें। तो पहला ऑप्शन है सीता माता अभ्यारण्य। इसके लिए प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में स्थित है, कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। इसी में चित्तल की मातृभूमि स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। अगला है, राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? यानी कि किस वर्ष पड़ा था छप्पनिया अकाल? तो छप्पनिया अकाल वैसे देखें तो 1899 ईस्वी में पड़ा। लेकिन विक्रम संवत की अगर बात करें तो विक्रम संवत में आता है 1956। 56 आने के कारण इसको क्या कहा गया? छप्पनिया अकाल। तो ये 1956 है ना, इसको 1856 या 1956 पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हालांकि इसमें विक्रम संवत लिखा नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर 1899 ही होगा, क्योंकि ये ईस्वी में पूछा गया है। ये 1956 यहाँ नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में गलत छपा है, कंफ्यूजन होता है। तो अगर विक्रम संवत में होगा तो विक्रम संवत लिख के फिर लिखेगा 1956, ध्यान रखना है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? राज्य में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? बताइए। तो शहरी क्षेत्र का है 914, ग्रामीण क्षेत्र का है 933। तो लिंगानुपात ग्रामीण में ज्यादा है। 928 पूरे राजस्थान का ओवरऑल है। अगला, रिटमैन की स्थापना कहाँ हुई थी? रिटमैन क्या है? ये रिटमैन, तो ये रिटमैन आपको पता होना चाहिए। रिटमैन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एवं ट्रेवल मैनेजमेंट, ये इसका मतलब है। राजस्थान, आर से राजस्थान, आई से इंस्टीट्यूट, टी से टूरिज्म, टी से ट्रेवल, मैन से मैनेजमेंट।
तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिट मैन। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी 1956 में, सॉरी 1996 में। अगला है भारत के मानचित्र में राजस्थान अवस्थित है। जो भारत का मानचित्र है उसमें राजस्थान कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ अवस्थित है, यहाँ राजस्थान है, पाकिस्तान से सीमा लगती है। तो देखो ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और इधर हो गया पूर्व। तो ये किस दिशा में है? तो ये पूर्व, पश्चिम और उत्तर के बीच में है। तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। इसमें स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला, किस खनिज को फिरोजा के नाम से जाना जाता है? कौन सा खनिज है जिसको फिरोजा कहा जाता है? तो वो है तांबड़ा। कौन सा? तांबड़ा या रक्तमणि, इसको कहा जाता है फिरोजा। अगला है, कौन सा भू आकृतिक प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है? कौन सा भू आकृतिक प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है? तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये टेथिस सागर का अवशेष है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रशासनिक दृष्टि से जिले को किस में विभाजित किया जाता है? तो जिले को उपखंड में विभाजित किया जाता है, उप जिलों में नहीं होता है, उपखंड में होता है। महात्मा गांधी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बताओ। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? जल्दी बताओ देखें। तो अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? बताइए देख जल्दी से। तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था 2006 में, 18 अप्रैल 2006 को गठन हुआ था। तो ये थी आज की क्लास, ये थे आपके प्रश्न। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने दिख रहा है। विद्या जॉन लिख के सर्च कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहीं पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।